Good morning student, I am Manfal Maurya. Today in class 12 we discuss about translation. ट्रांसलेशन किसे कहते हैं हम? ट्रांसलेशन क्या होता है? हमें कह सकते हैं ट्रांसलेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि ये एक स्पेशल टाइप की इवेंट होती है जो हर सेल्स में परफॉर्म की जाती है, चाहे वो सेल्स प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो। तो ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस is the process of polymerization of amino acid to form polypeptide or प्रोटीन। तो हमें कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड टू प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे कह सकते हैं ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे एक और भी इसकी डिफिनीशन हो सकती है, ट्रांसलेशन is the process of formation of protein from amino acid। तो जो पूरा ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस में डिफरेंट मटेरियल्स रिक्वायर होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। The substances or are material require for ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं? तो ट्रांसलेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो सबसे पहले हम प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट दोनों प्रकार की सेल्स में ट्रांसलेशन प्रक्रिया पाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि एमिनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज आल्सो नोन एज ट्रांसलेशन। तो इस पूरे ट्रांसलेशन में क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहले मैसेंजर आरएनए mRNA, मैसेंजर आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और ये मैसेंजर आरएनए हमेशा ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप 5 to 3 एंड में इन्वॉल्व होता है। इसको हम mRNA कहते हैं, mRNA। जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं राइबोसोम। दूसरा क्या होता है?
tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए, tRNA। ट्रांसफर आरएनए किसी भी सेल्स में वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। हर एमिनो एसिड के लिए एक स्पेशल ट्रांसफर आरएनए होता है जो उस एमिनो एसिड को अपने से बाइंड करके वह पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए ट्रांसफ़र करता जाता है। और तीसरी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, तो राइबोसोम्स जो होते हैं ये इनिशिएशन के समय हेल्प करते हैं। और राइबोसोम्स जो हैं इसी को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। इसी के बेस पर ही क्या होता है कि इसी के अंदर ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। और जो चौथा हमारा है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ये रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, यानी इन्हीं एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से ही जो है एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से ही क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। और यही पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है ना। तो आपस में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जो एमिनो एसिड जुड़ती हैं उससे जो एक लार्ज ग्लोबुलर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है वही क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो हम देखेंगे कि अब इस पूरे इवेंट में सबसे पहले मैसेंजर आरएनए के बारे में जानेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के फलस्वरूप किसी भी, यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के फलस्वरूप किसी भी न्यूक्लियस में जो प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन होती, उसी इंफॉर्मेशन को कोडान के रूप में मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से जब ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए का, लाइक दैट ये डीएनए है, तो ये डीएनए है, तो इस डीएनए से यहाँ से राइबोसोम्स बनता जाता है। और राइबोसोम्स जब बनता है तो राइबोसोम बनने के बाद ये आता है साइटोप्लाज्म में, जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। और जनरली राइबोसोम्स को बनाने वाला जो सबस्टेंस होता है वो न्यूक्लियोलस होता है। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के फलस्वरूप मैसेंजर आरएनए बनते हैं। और ये मैसेंजर आरएनए कहाँ आते हैं, साइटोप्लाज्म में। कहाँ आते हैं, साइटोप्लाज्म में। ये मैसेंजर आरएनए यहाँ से माइग्रेट करके कहाँ आएंगे, साइटोप्लाज्म में। कहाँ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। जैसे ही मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आते हैं, एमआरएनए, ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। और यहाँ पर जो इनका 5 इंड होता है और ये 3 इंड होता है, ठीक है ना। ये मैसेंजर आरएनए इस प्रकार से बेंड ना हो जाए, इसकी वजह से ये तुरंत मैसेंजर आरएनए क्या करते हैं कि राइबोसोम्स में 2 यूनिट पाई जाती हैं। राइबोसोम्स में क्या होती हैं, 2 यूनिट। राइबोसोम में कितनी यूनिट पाई जाती हैं, 2 यूनिट पाई जाती हैं। और एक होती है स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट, और दूसरी होती है लार्जर यूनिट, लार्जर यूनिट। तो ये बेंड ना हो जाए इस वजह से मैसेंजर आरएनए से ये क्या, स्मॉलर यूनिट सब जुड़ जाती हैं, स्मॉलर यूनिट जुड़ जाती हैं इस राइबोसोम से। फिर इसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसको हम स्टेप में पढ़ेंगे। तो हम कहेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस, देयर आर 3 स्टेजेस
ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस की 3 स्टेजेज होती हैं, वो स्टेजेज कौन कौन सी होती हैं आगे हम देखेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहली जो स्टेज होती है, पहली स्टेज को हम कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन। दूसरी स्टेज होती है, उसको हम कहते हैं इलांगेशन। और जो थर्ड स्टेज होती है, इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन। ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस की सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज जो होती है वो इनिशिएशन होती है। और इनिशिएशन से पहले सबसे पहले एमिनो एसिड एक्टिवेट होती हैं। सबसे पहले क्या होती हैं? एमिनो एसिड एक्टिवेट होती हैं और वो ट्रांसफर आरएनए से बाइंड होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ जो हम पढ़ा रहे हैं ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला इनिशिएशन, दूसरा इलांगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्म में डिफरेंट काइंड की एमिनो एसिड होती हैं और उन एमिनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड या पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और वो पॉलीमराइजेशन जो होता है, उस पॉलीमराइजेशन में जो एमिनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं वो मैसेंजर आरएनए में उपस्थित जो कोडान होते हैं उसके जो है एकदम सटीक होते हैं। यानी जैसा कोडान होगा वैसी एमिनो एसिड आपस में ट्रैक करेंगी और वो साइटोप्लाज्म से उसको ट्रैप करके और राइबोसोम की से उसको अटैच्ड करके उसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड में फॉर्मेशन उसकी करती हैं। तो पहला इसमें जो होगा टॉपिक उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो इस पूरे इनिशिएशन प्रोसेस में ही सबसे पहला जो आएगा इनिशिएशन, हम यहाँ पे हेडिंग डाल लें इनिशिएशन। ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए को किस प्रकार से चार्जिंग किया जाता है? सबसे पहले जो एमिनो एसिड होती है, ठीक है, यह एमिनो एसिड बाइंड करती है किससे? यह एमिनो एसिड बाइंड करती है एटीपी से। एटीपी से, और जैसे ही एटीपी से बाइंड करती है यहाँ पर एक एंजाइम लगती है जिसको कहते हैं एमिनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम। एमिनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम। एक्टिवेटिंग एंजाइम। तो एमिनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम जैसे यहाँ लगती हैं तो ये एक मॉलिक्यूल्स एटीपी को लेकर ये बना क्या देती हैं? यहाँ देखिए
क्या बना देती हैं, ये बनाती हैं ए यानी एक्टिवेटेड एमिनो एसिड और प्लस फास्फोरस पी और यहाँ पे आपका रिलीज हो जाता है AMP। तो ये एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड हो गई। अब चार्जिंग ऑफ tRNA, चार्जिंग ऑफ tRNA यानी जो इनएक्टिव tRNA था वो एक्टिव साइड से एमिनो एसिड से बंध जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले जो ट्रांसफर RNA है वो अब यहाँ पे दूसरा स्टेप है चार्जिंग ऑफ tRNA। tRNA की किस प्रकार से चार्जिंग होगी, तो यहाँ पर एक्टिवेटेड एमिनो एसिड और एक्टिवेटेड एमिनो एसिड के साथ क्या जुड़ता है, tRNA। तो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड से tRNA जुड़ता है और यहाँ पर एक स्पेशल एंजाइम वर्क करती है जिसको हम कहते हैं एमिनो एसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेटेज। एक एंजाइम वर्क करती है जिसका नाम है एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। ठीक है, इस एंजाइम के प्रेजेंसशिप में जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड होती है वह जुड़ जाती है ट्रांसफर RNA से। तो बनता क्या है कि एमिनो एसिड ट्रांसफर RNA, ये आपस में दोनों जुड़ जाते हैं। जो बनता क्या है, एमिनो एसिड ट्रांसफर RNA और यहाँ पर AMP यानी एक फास्फेट ग्रुप लगता है। यानी हर एक ट्रांसफर RNA स्पेशल होता है। तो अब यहाँ पर जैसे लाइक दैट ये ट्रांसफर RNA का फिगर है ऐसे। तो यहाँ पर जो एक होता है जहाँ पर ये होता है ACC, तो ये एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो ये एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है। तो जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड होती है सबसे पहले इससे क्या हो जाती है, बांध जाती है। सबसे पहले क्या हो जाती है, इससे बंध जाती है ये एमिनो एसिड। और जैसे ही एमिनो एसिड बंधती है तो जो ट्रांसफर RNA होता है वो चार्जिंग हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है, एनर्जी से फुल रूप से अचीव्ड हो जाता है या पूर्ण रूप से एनर्जी को धारण कर लेता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, चार्जिंग ऑफ एमिनो एसिड। अब ये एमिनो एसिड क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। जैसे ही एमिनो एसिड चार्जिंग हो जाती है और बाइंडिंग हो जाती है तो ये जो होता है ट्रांसफर RNA का, इसको हम कहते हैं एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप, ठीक है। और ये जो लूप होता है ट्रांसफर RNA का वो राइबोसोम बाइंडिंग लूप होता है, राइबोसोम बाइंडिंग लूप। ठीक है, बात समझ में आई। और ये क्या होता है, राइबोसोम बाइंडिंग लूप होता है। इसको हम कहते हैं डी लूप। डी लूप इसको कहते हैं।
और इसको हम प्राय नाम से जानते हैं टी लूप। ठीक है, तो ये एंटीकोडान लूप में जो सबसे पहला मैसेंजर आरएनए होता है, लाइक दैट अगर हम मैसेंजर आरएनए की बात करें तो मैसेंजर आरएनए में मैसेज पाए जाते हैं, ये एमआरएनए है, ये इसका 5 इंड है और ये इसका 3 इंड है। तो मैसेंजर आरएनए में 3 ट्रिपलेट कोड पाए जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, बात समझ में आई। और ये मैसेंजर आरएनए नीचे की तरफ से जब सबसे पहले किससे जुड़ जाएगा, राइबोसोम से। ठीक है ना, ये किससे जुड़ेगा, ठीक है। अब ये जो है टीआरएनए है, तो ये टीआरएनए में ये क्या होगा, कोडान होगा, कोडान, और ये इससे जुड़ने वाला एंटीकोडान होता है। तो ट्रांसफर आरएनए इस प्रकार से इस एंटीकोडान से क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर सबसे पहला कोडान होगा इनिशिएशन के लिए AUG, जिसको मेथियोनिन कहते हैं, AUG, ठीक है ना। और इसका एंटीकोडान जो होगा वो एंटीकोडान क्या होगा कि UAG, एंटीकोडान इसका क्या होगा, UAC। ठीक है, तो अब ये UAG है, AUG है, तो इसका एंटीकोडान क्या हो जाएगा, UAC। तो इस प्रकार से ये मेथियोनिन तो सबसे पहले एमिनो एसिड बनती है। अब हम देखेंगे इनिशिएशन कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे किस प्रकार से इनिशिएशन स्टेप स्टार्ट होता है। तो इनिशिएशन में क्या होता है, हम देखते हैं इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा। ये मैसेंजर आरएनए है, mRNA, ये क्या है, mRNA है। और ये mRNA क्या करेगा, सबसे पहले स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम से जुड़ जाएगा, स्मॉल यूनिट ऑफ RNA। जब ये स्मॉल यूनिट mRNA से राइबोसोम या स्मॉल यूनिट राइबोसोम से क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम कह सकते हैं स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम से क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। ठीक, और फिर इसके बाद जैसे ही Mg आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में बढ़ता है, ठीक वैसे ही जो लार्जर यूनिट होती है, ठीक है, वो लार्जर यूनिट क्या होती है कि जुड़ जाती है किससे, स्मॉलर यूनिट से। इस प्रकार से मैसेंजर आरएनए का पूर्ण रूप से इन दोनों के बीच एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पे एक लार्ज यूनिट में ग्रो पाया जाता है। उसी ग्रो या गड्ढे में ये मैसेंजर आरएनए एक रोप लाइक स्ट्रक्चर में एराइज होती है। तो ठीक इस प्रकार से जैसे कि स्मॉलर यूनिट हो और बीच में राइबोसोम और इसके ऊपर राइबोसोम की जो लार्जर यूनिट आकर अटैच हो जाती है। कब अटैच होती है, जब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो आगे की तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा और ये इसमें जो मैसेंजर आरएनए के स्टार्टिंग कोडान कहे जाते हैं, जिसको हम AUG कहते हैं, यह AUG ट्रांसफर आरएनए में प्रेजेंट एंटीकोडान UAC से सबसे पहले अटैच्ड होते हैं
और ये अपने साथ ये किसको कोड करते हैं, फॉर्माइल मेथियोनीन के साथ अटैच्ड होते हैं इस साइट पर, जिस साइट पर क्या पाया जाता है कि ACC पे अटैच्ड हो जाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि राइबोसोम्स की जो लार्जर यूनिट होती है, इस लार्जर यूनिट में, इसकी बात हम कर रहे हैं, इस लार्जर यूनिट में 3 साइट होती हैं। कितनी साइट होती हैं? 3 साइट होती हैं। एक होती है एग्जिट साइट, और दूसरी होती है पी साइट, और तीसरी होती है ए साइट। ठीक है, तो सबसे पहला जो ट्रांसफर आरएनए होता है एंटीकोडॉन के साथ, जो स्टार्टिंग कोडॉन AUG के साथ बंधता है, वह पी साइट पे बंधता है। इस पी साइट पे जो राइबोसोम्स है उस पे पी साइट पर यह ट्रांसफर आरएनए आकर क्या होता है, जुड़ जाता है। और ये पी साइट पर जुड़ने के साथ एंटीकोडॉन के साथ जो है AUG से जुड़ जाता है मैसेंजर आरएनए से। अब होता क्या है कि जो दूसरा साइट होता है ये फ्री होता है शुरू में। अब फिर क्या होता है कि जैसे जैसे ये कोडॉन मॉलिक्यूल्स ए साइट पर ट्रांसफर आरएनए से, लाइक दैट यहाँ पर एक और ट्रांसफर आरएनए है, ये ट्रांसफर आरएनए किसी दूसरी एमिनो एसिड को लेकर आया, जैसा कि यहाँ कोड होगा। ठीक है, तो एक को हम कहते हैं पी साइट और एक को कहते हैं ए साइट। और एक जिस साइट पे क्या होगा कि ये ट्रांसफर आरएनए अपने से अटैच करके किसी और, जैसा कोड होगा उसी टाइप का एमिनो एसिड को बाइंड करके वह जुड़ता है कहाँ पर, यानी ये कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर। तो ये फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए है जो किसके लिए है, मेथियोनीन के या फॉर्माइल मेथियोनीन के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो इस प्रकार से जब ये कोड बनेंगे तो अब यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि ये मैसेंजर आरएनए के कोडान जिसको हम क्या कहेंगे, AUG, और इसका एंटी कोडान है जो ट्रांसफर आरएनए में है, ये मैसेंजर आरएनए का पार्ट है mRNA, और ये जो है इसका एंटी कोडान क्या होगा, UAC। तो यहाँ पर ये किससे जुड़ेगा, ये ट्रांसफर आरएनए है, इसको हम ट्रांसफर आरएनए माने, तो इससे फॉर्माइल मेथियोनीन यहाँ पर क्या होगी, F मेथ। ठीक है, फॉर्माइल मेथियोनीन इससे जुड़ी रहेगी। और ये किस पर होगा, ये पी साइट पर सबसे पहले जुड़ती है, फिर बाकी के जितने भी होते हैं वो ए साइट पर जुड़ते हैं। तो दूसरा आया तो दूसरे के पास कोई दूसरा कोडान होगा, लाइक दैट उस कोडान को हम कह लें G, यहाँ पे हम कह लें कि इसमें क्या होगा, GUG। तो अलग ये ट्रांसफर आरएनए से जुड़कर GUG है, तो इसका क्या हो जाएगा, CAC। तो CAC जुड़ेगा तो ये किससे जुड़ेगा, ये दूसरे ट्रांसफर आरएनए से, और उसके पास दूसरा एमिनो एसिड होगा। अब होता क्या है कि ये ट्रांसफर आरएनए इस एमिनो एसिड को लेकर ट्रांसफर हो जाएगा किस पर, पी साइट पे, यानी ये साइट क्या है, पी है और ये है ए साइट। तो ये ट्रांसफर आरएनए अपने एमिनो एसिड को लेकर पी साइट पे जब जाएगा तो यहाँ पे जो पहला ट्रांसफर आरएनए है मेथियोनीन के लिए, वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा ये एक जिस
ये जो एग्जिट साइट है, इस एग्जिट साइट से ट्रांसफर आरएनए क्या हो जाएगा, टीआरएनए निकल जाएगा। और जो फर्स्ट है, जो यहाँ पे दूसरा टीआरएनए है, वो ट्रांसफर कर देगा अमीनो एसिड को किस साइट पर, ये ट्रांसफर कर देगा पी साइट पे। तो अब ये पी साइट पे जैसे ही ट्रांसफर करता है तो ये मैसेंजर आरएनए ऐसे ही पड़े रह जाएंगे और ये लार्ज सब यूनिट है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो पहला वाला टीआरएनए वो निकल कर यहाँ चला गया, किसके लिए है, ये मेथ के लिए, एफ मेथ के लिए, और ये वाला जो है ये आकर इस पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टीआरएनए यहाँ पर एक अमीनो एसिड पहले से थी और दूसरी अमीनो एसिड उसके नीचे जुड़ जाएगी, दूसरी अमीनो एसिड उसके नीचे जुड़ जाएगी। और इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से ये चेन बनना शुरू हो जाएगी अमीनो एसिड की। और इस चेन को बनाने के लिए एक स्पेशल एंजाइम होती है, जिस एंजाइम को हम क्या कहते हैं कि पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। कौन सी एंजाइम होती है, जिसको हम कहते हैं एमिनो एसिड पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करती है कि राइबोसोम पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना शुरू कर देती है। और इस प्रकार से ये मैसेंजर आरएनए क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का काम, यानी प्रोटीन के फॉर्मेशन या पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। तो दूसरा स्टेप आता है इलांगेशन। इलांगेशन, ठीक है। तो इलांगेशन प्रोसेस में क्या होता है कि इलांगेशन प्रोसेस में जैसे जैसे ऐसे, यानी यहाँ पर क्या जुड़ी है, सबसे पहले एफ मेथ है, ठीक है। अब फिर एफ मेथ के बाद यहाँ पे ये निकल जाएगा और यहाँ पे जो दूसरा होगा ये ऐसे जुड़ जाएगा, दूसरी एमिनो एसिड ये एफ मेथ है स्टार्टिंग कोडान पे जो है। और फिर इसके बाद जो तीसरा है मैसेंजर आरएनए जिसको कोड करेगा, वो फिर क्या करेगा, उसी राइबोसोम्स की यूनिट पर ऐसे जुड़ता जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा, यानी नीचे से उसके जो संख्या होगी एमिनो एसिड की वो पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में बढ़ती जाती हैं। और जिस प्रकार से ये आप में फिगर में मेंशन किया गया है, तो इस प्रकार से ये चेन का इलांगेशन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आती है जो तीसरा, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। तो इस टर्मिनेशन में क्या होता है कि इस मैसेंजर आरएनए, ये जो मैसेंजर आरएनए है, इसके पास स्टॉप कोडान आ जाते हैं। स्टॉप कोडान यानी AUG, या हम AUG तो स्टार्टिंग कोडान है, जो स्टॉप कोडान होता है उसको हम कहते हैं UAG, ठीक है ना। क्या कहते हैं, UAG, या उसी को हम कहते हैं कि UAA या UGA। इन तीनों में से कोई आ जाता है तो हम यहाँ लेते हैं UAG, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, UAG, जबकि स्टार्टिंग कोडान कौन होता है, AUG। तो UAG जैसे ही आता है, इसके पास किसी भी प्रकार की एमिनो एसिड नहीं बाइंडिंग, इसके पास कोई भी इस टाइप का, इस कोडान के लिए कोई भी जुड़ने के लिए ट्रांसफर आरएनए नहीं होता है, क्योंकि ये पहले ही साइलेंट फीचर में बताया गया था कि जो स्टॉपिंग कोडान है उसके लिए किसी भी प्रकार का ट्रांसफर आरएनए नहीं होता है। और जिसकी वजह से ना कोई ट्रांसफर आरएनए होगा तो एमिनो एसिड नहीं आएगी।
तो जब एमिनो एसिड नहीं आएगी तो एमिनो एसिड ट्रांसफर आरएनए से जुड़कर ए साइट पर नहीं बंधेगी, और ए साइट पर जब नहीं बंधेगी तो वो पी साइट पर ट्रांसफर भी नहीं की जाएगी, और जब पी साइट पर नहीं ट्रांसफर की जाएगी तो जो बाकी का एमिनो एसिड का जो चैन बना है वो एमिनो एसिड से नहीं जुड़ जाता है, बल्कि वो टूटकर निकल जाता है, और जिसके फलस्वरूप ऐसा होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी होती है वो पॉलीपेप्टाइड चेन उससे अलग हो जाती है। किससे? मैसेंजर आरएनए से अलग हो जाती है। और जैसे ही ये पॉलीपेप्टाइड चेन मैसेंजर आरएनए से क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं। तो ये जो यूनिट है, यानी ये जो यूनिट है, यहाँ से ये पॉलीपेप्टाइड चेन, ये स्टॉपिंग कोडॉन आए, तो स्टॉपिंग कोडॉन जब आएंगे तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनी रहती है उससे दूसरी एमिनो एसिड जुड़ने के लिए नहीं आ पाती है, क्योंकि इसके लिए किसी भी प्रकार का टीआरएनए नहीं होता है कि वो एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से बांधकर उससे जोड़े, तो खाली स्थान हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, ये पॉलीपेप्टाइड की चेन अलग हो जाती है। ऐसे ये क्या हो गई? अलग होके निकल जाती है। तो ये रॉ प्रोटीन हो गई, रॉ पॉलीपेप्टाइड की चेन हो गई, कच्ची पॉलीपेप्टाइड की चेन हो गई। अब यहाँ पे होता क्या है कि इस कंडीशन में मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और मैग्नीशियम आयन का जैसे ही कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो टर्मिनेशन में होता क्या है, यहाँ आप देखेंगे। तो पूरे टर्मिनेशन प्रोसेस में जैसे ही मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन कम होता है तो ये जो कॉम्प्लेक्स बने होते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स जो बने होते हैं ये इसके लार्जर यूनिट सब रिमूव हो जाती है। क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है फर्दर, और स्मॉलर यूनिट ये भी रिमूव हो जाती है स्टॉप कोडॉन आने से, और मैसेंजर आरएनए भी अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से सारी मशीनरी अलग हो जाती हैं, और ये पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई रॉ जो चेन होती है वो अलग हो जाती है ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि प्रोटीन सिंथेसिस का टर्मिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? टर्मिनेशन, ठीक है। अब जो ये रॉ पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, अब ये पोस्ट ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसफर की जाती है। अब ये रॉ पॉलीपेप्टाइड चेन कहाँ? साइटोप्लाज्म में बनकर आ गई। कहाँ पर आ गई? साइटोप्लाज्म में। तो इसको हम क्या कहेंगे? रॉ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इस साइटोप्लाज्म में आ गई। साइटोप्लाज्म में ये कहाँ जाएगी? आप पहले से ही जानते हैं, प्रीवियस क्लास में इसको बताया गया है कि ये सबसे पहले गोल्गी बॉडी के सिस फॉर्म पर ये रॉ पॉलीपेप्टाइड चेन आती है, ठीक है। और इस गोल्गी बॉडी में सिस फॉर्म से ये अटैच्ड होती हैं, और इसके ट्रांसफॉर्म सिस फेज इसको कहते हैं, और ये क्या है? गोल्गी बॉडी का ट्रांसफेज या इसी को मैच्योरिंग फेज कहते हैं। मैच्योरिंग फेज क्या कहेंगे इसको? मैच्योरिंग फेज। तो जो रॉ जो इनएक्टिव पॉलीपेप्टाइड चेन बनी होती हैं ये सबसे पहले गोल्गी बॉडी के सिस फेज कहते हैं इसको, हम फेज नहीं कहते, सॉरी, ये फेस होगा, सिस फेस। तो सिस फेस पर आके रुकती हैं, और यहाँ पे इसका मॉड्यूलेशन होता है। तो अब पोस्ट ट्रांसलेशन
मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म, या इसी को हम कहते हैं इवेंट। ठीक है। पोस्ट ट्रांसलेशन इवेंट में क्या होता है? तो पोस्ट ट्रांसलेशन इवेंट में ये होता है कि ये जो रॉ मटेरियल्स हैं पॉलीपेप्टाइड के, वो सिस फेस पर आते हैं और इसका क्या हो जाता है, इसी गोल्गी बॉडी के अंदर इनका मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन। और जैसे ही मॉड्यूलेशन होता है तो मैच्योर यानी एक्टिव प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये एक्टिव प्रोटीन जब बन जाती हैं तो यह एक्टिव प्रोटीन एक्ट करेंगी या तो एंजाइम की तरह से या स्ट्रक्चरल, एक्ट एज एंजाइम। ये एंजाइम की तरह से एक्ट करेंगी या स्ट्रक्चरल प्रोटीन का काम करेंगी। स्ट्रक्चरल प्रोटीन का काम करेंगी। तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन या एक्ट एज एंजाइम की तरह वर्क करेंगे। इस प्रकार से प्रोकैरियोट में हम ट्रांसलेशन को देखें किस प्रकार से होता है। और इस वीडियो के साथ मैं आपको नोट्स भी दूंगा और इसको आप कंप्लीट कर दीजिएगा। तो आज ये टॉपिक आपकी ट्रांसलेशन यहीं पर फिनिश्ड होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।